हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था इसमें आप सभी का स्वागत है। आज एक क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। हाँ जी, अमृता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नाजिम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो वैसे भी बिहार में कुछ अलग ही अभी आज होगा सिनेरियो, है ना। सब लोग आज काउंटिंग में लगे हैं। हाँ चलिए, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। गुड मॉर्निंग नीरज। हाँ जी सोनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जूम पे नहीं है क्या आज? जूम वाले हैं? अच्छा, जितने जूम वाले स्टूडेंट हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग, गुड। आज वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज थोड़े से क्या होंगे, आज आधा दिमाग तो काउंटिंग में ही लगा होगा आज के दिन, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तब आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है चुनाव को लेके। आज तो सरगर्मी ज्यादा होगी बिहार में चुनाव को लेकर के, है ना। सबको गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कल मैंने छोड़ दीजिए, नहीं मैम काउंटिंग देख रहे हैं। हाँ मुझे पता है आज आधे लोगों का दिमाग क्या है, इलेक्शन पर ही है कि क्या चल रहा है। कोई नहीं, ये चलिए कोई नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है ना। सरकार बनेगी कुछ ना कुछ, ये सब तो चलता रहेगा। आपको अपनी सरकार बनानी है, चलिए आ जाइए, है ना। हाँ हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। चलिए आते हैं। कल मैंने खिलजी करवा दिया था आप लोगों को। खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आते हैं। बाकी आप लोग काउंटिंग पे अगर दिमाग बटा हुआ तो कोई बात नहीं है, बीच बीच में अपना देखते रहिए। हाँ अलाउद्दीन खिलजी। आज वैसे भी क्या है, मुझे भी पता है कि नेचुरल है कि दिमाग जो है इधर उधर जाएगा ही आज बार बार। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, उपाधि ली थी। मीन्स ये है कि इसने अपने आप को क्या कहा था, सेकंड सिकंदर इसने अपने आप को कहा था। इसने स्वयं को द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, ठीक है। द्वितीय सिकंदर घोषित किया था इसने। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, या इसने क्या किया था, ही कॉल्ड हिमसेल्फ भी कह सकते हैं। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज सेकंड अलेक्जेंडर, and owned the title of आज जल्दी छुट्टी दे दूंगी। अच्छा जी ठीक है, देखती हूँ मैं। called himself as second Alexander and owned the title of सिकंदर सानी। सिकंदर सानी। एक काम करी ना, मैं तो पढ़ा रही हूँ, मुझे मेडाइवल खत्म कर देना है आज, ठीक है। हाँ मुझे ना विष्णु मेडाइवल खत्म कर देना है। हमने तो अपना लक्ष्य लेकर के आए हैं, कोई बात नहीं है। आज अगर आप लोग काउंटिंग देख भी रहे हैं तो मुझे कोई समस्या की बात नहीं, आप देखिए। जब फ्री हो जाइएगा तो आराम से क्लास क्या करिएगा, देख लीजिएगा, है ना। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, और ना ही तो मैं बुरा मान रही हूँ इस बात को लेके, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग ये देख रहे थे कि इसके टाइम पर कौन कौन सी नई चीज़ें हुई थी, यानी कि कौन कौन सी नई चीज़ें, जो मैंने शायद कल लगभग बता ही दिया था आप लोगों को।
यस, जो लगभग मैंने आप लोगों को क्या किया था, बता ही दिया था अलाउद्दीन के बारे में। आरजेडी से सरकार बनी तो डिग्री पॉकेट में लेकर चलूंगा। मैं समझ रही हूँ आज सबका जो है ना माइंड डाइवर्ट है आज कि क्या होगा क्या होगा, ये मैं समझ सकती हूँ बेहतर। इसमें ये एक जेन्युइन फेनोमेना है जो अभी आप लोग सबको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। एक तो बिहार का इलेक्शन है, ये भी नहीं कोई बाहर का इलेक्शन है, ठीक है। बिहार का इलेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें क्या थी, आनी ही थी, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें हम लोग आते हैं, इसमें बात करें इसमें कल मैंने ये चीजें बता ही दी थी कि इसने सैनिकों पे क्या किया था। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा कि इसने जो है एक नाप तौल के लिए भी इसने क्या किया था, एक अधिकारी डिप्यूट किया था जिसको नाजीर बोला जाता था, ठीक है। पटक कर नौकरी दी जाएगी। अरे भाई ठीक है, लेकिन आपको पता पहले रिजल्ट आने दीजिए। उत्साह अच्छा है, अति उत्साह नहीं अच्छा होता है, ठीक है। ये इलेक्शन का रिजल्ट है, पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं कह सकता है। होप फॉर द बेस्ट, बट अभी आराम से रहिए, रिजल्ट देखिए क्या होता है। चलिए आते हैं इसमें। इसने नाप तौल के लिए, इसने नाप तौल के माप के लिए, नाप तौल के माप के लिए यानी मेजरमेंट के लिए, नाप तौल के माप के लिए, इन द सेंस इसको मेजरमेंट के लिए, इट मीन्स मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, इसने, ठीक है, नियुक्ति की थी इसने। और वो अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? ये अधिकारी नाजिर नाम से जाना जाता था। नाजिर नाम से क्या है, ये जाना जाता था अधिकारी, ठीक है। एक मिनट भैया, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आता है हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज सेकंड सिकंदर, किसने अपने आप को सेकंड सिकंदर की उपमा दी थी या अपने आप को डिक्लेयर किया था एज सेकंड सिकंदर, दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वैसे अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसने, जैसा मुहतसिब आपको पता है, कल मैंने बता ही दिया था, लोक रक्षक, और साथ के साथ उसने नाप तौल के लिए भी क्या किया था, एक अधिकारी डिप्यूट किया था जिसे नाजीर बोला जाता था, ठीक है, जिसे नाजीर बोला जाता था। ठीक है। कहीं पर भी, क्या कहीं पर भी मतलब, हाँ जी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, हाँ जी, इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें, यस, इसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि उसने प्रॉपर क्या किया था, सराय अदल, शहनाई मंडी, मैंने कल बता दिया था ना आप लोगों को, जो मार्केट का हेड होता था। कॉल्ड के बाद क्या है, कॉल्ड कहाँ है, कॉल्ड हिमसेल्फ नहीं दिख रहा है ये, हाँ जी, कॉल्ड हिमसेल्फ नहीं दिख रहा है भाई, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आज जीने नहीं देगा, जिधर जाइए उधर से भी आवाजें आ रही हैं। चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए लिख लीजिए इसे, ठीक है। तो इसने जो है इसके में हम लोग क्या देखते हैं इसके बारे में कि इसने क्या किया था, मूल्य नियंत्रण के उपाय अपनाए, उसके साथ साथ इसने क्या किया था, और भी बहुत सारी चीजें की थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब बस ना खिलजी में आपको बस एक काम करना है, अगर पूछा जाए कि खिलजी वंश का, बाकी इसके अलावा आपको मैं बता दूं ना, तो आपके बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही तो अपकमिंग, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना क्या होता है, थोड़ा मैंडेटरी होता है कि भाई उसमें बहुत सारे काम करवाए हैं। इसमें बस एक रूलर और है, उसके में वैसा कुछ है नहीं, बस उसने क्या किया था, खुद को सुल्तान की उपाधि ले ली थी, दैट्स वाई उसका नाम लिख लीजिएगा, अदरवाइज वो भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिएगा इसके बारे में।
बहुत ज्यादा ना तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, और नहीं तो आएगा, जो आना है वो मैंने आप लोगों को क्या किया है, बता दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आगे चलूं इसमें, आप आगे चलूं? हाँ जी, बता दिए हैं, ओके। अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग, जो इसके बाद जो लास्ट रूलर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। आ जाइए, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट आ जाइए, मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में अगर बात करें कि इसका जो टाइम पीरियड है, यानी मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम लोग बात करें, तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये माना जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 1316 से लेकर के 20 तक का टाइम पीरियड है, लगभग उसी बीच में। क्योंकि देखिए अलाउद्दीन क्या हो जाता है ना, वीक हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसी बीच में अलग अलग जो रूलर्स हैं वो आना शुरू करते हैं। इनफैक्ट आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें एक मलिक काफूर का रोल था, ठीक है। तो माना जाता है कि मलिक काफूर से बहुत ही घनिष्ठता थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, है ना। तो अब मलिक काफूर से क्या थी, काफी घनिष्ठता थी। बट वो सब जो है जब आप बहुत डीप हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो उसमें जरूरत है, अदरवाइज पीटी के पर्पस के लिए दैट्स नॉट कंपलसरी और मैंडेटरी। मुबारक शाह के बारे में आते हैं। इसके लिए में बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, इसने क्या किया था, इसने खुद को जो है, इसने स्वयं को क्या किया था, इसने खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। इसने अपने पिता के सभी कठोर, जो भी अपने पिता के कठोर आदेशों को इसने क्या किया था, कठोर आदेशों को रद्द कर दिया था, या नियम को, आदेश की जगह नियम भी कर सकते हैं, को रद्द कर दिया था। को रद्द कर दिया था, ठीक है ना। ही कैंसल्ड या फिर ही डिनाइड ऑल स्ट्रिक्ट लॉज विच वाज मेड बाय हिज फादर अलाउद्दीन खिलजी। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए जो भी स्ट्रिक्ट लॉज थे उसको क्या किया था, इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसने क्या किया था, डिनाई, रद्द करने का मतलब ही होता है एक तरह से इसने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब आते हैं इसके बाद कि इसने क्या किया था, स्वयं को, यानी कि मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसने क्या किया था, खुद को खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक है। इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। खलीफा इन द सेंस कैलिफ, कैलिफ ही खुद को खलीफा घोषित किया था इसने। इसने खुद को क्या किया था, खलीफा घोषित किया था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, या इसने ही प्रोक्लेम्ड, जिसको कहते हैं ना स्वयं मेड, अपने तरह से बना लेना, तो इसने अपने आप को क्या किया था, खलीफा घोषित कर लिया था। शुभम, ही वॉज नॉट मैक्सिमम कैनाल कंस्ट्रक्टर, मैक्सिमम कैनाल कंस्ट्रक्टर वॉज फिरोज शाह तुगलक, तुगलक ने किया था, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको एफएसटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी के बारे में ऐसा माना जाता है, मुबारक शाह खिलजी के बारे में ऐसा माना जाता है, बर्नी जो था एक राइटर था, बर्नी बताता है कि कभी कभी क्या होता था, ये दरबार में विदाउट ड्रेस पहुंच जाता था, अकॉर्डिंग टू बर्नी, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत में अगर जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा शासक था जो कभी कभी विदाउट ड्रेस भी अपने दरबार में पहुंच जाता था, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बर्नी, बर्नी के अनुसार दैट वाज मुबारक शाह खिलजी। बस इससे ज्यादा इसके मामले में नहीं है कुछ भी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुगलक पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पे चलिए अब चलते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। जो नेक्स्ट आ गया, अब आता है आपका तुगलक वंश। देखिए सभी के सभी हम लोग को नहीं पढ़ने हैं, मैंने फिर से कहा हमें पढ़ने वही हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हों। तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक तुगलक वंश का, तुगलक वंश का संस्थापक था। संस्थापक था, इट मीन्स ही वॉज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही वॉज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का क्या था, यह फाउंडर था, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी का क्या था, यह फाउंडर था। 1320 ईस्वी में यह क्या था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। 1320 ईस्वी में, कब की बात हो रही है, 1320, ठीक है। 1320 मत लिख लीजिएगा, ठीक है। 1320 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है ना, कब बैठा है ये दिल्ली की गद्दी पे, 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में इसने क्या किया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसने ही, आपको बता देती हूँ, तुगलकाबाद, मैंने कल ही बताया था कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसके मामले में हम लोग क्या देखते हैं, इसने तुगलकाबाद में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पर, इसने तुगलकाबाद में, इसने तुगलकाबाद, दिल्ली से थोड़ा सा बाहर है ये जगह, तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। थोड़ा थोड़ा बस जान लीजिए सबका क्या है, ठीक है ना, को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। कैपिटल इसने किसको बनाया था, तुगलकाबाद को। बहुत ही अच्छा, मतलब वो पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ जगह है। तुगलकाबाद को इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। और जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था तो माना जाता है कि इसी के भतीजे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, पूरा का पूरा एक तैयार करवा करके, यानी एक प्लान्ड था, लकड़ी का घर था जो ऑलरेडी इस तरह से प्लान किया गया ताकि क्या हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए। और वही होता है इसके साथ, ठीक है, वही होता है इसके साथ। वो महल जो है वो पूरा का पूरा गयासुद्दीन तुगलक पे ही क्या होता है, गिर जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको एक चीज और बता दूं, जो गयासुद्दीन तुगलक है, यहाँ पे इस समय पे एक बहुत बड़े सूफी संत हुआ करते थे, आपने नाम सुना भी होगा, निजामुद्दीन औलिया, में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है। नीरज, खलीफा जो होता है ना, वो उस समय पे हुआ करते थे। इनफैक्ट जब आप लोग इसको मॉडर्न इंडिया से भी जोड़ सकते हैं, हम लोग आधुनिक भारत में भी देखते हैं खिलाफत मूवमेंट चला था, तो वो खलीफा से ही संबंधित था। खलीफा वो होते हैं जो इस्लामिक धर्मगुरु हुआ करते थे, यानी जो भी मुस्लिम धर्म समुदाय के लोग हैं, वो लोग जिन्हें अपना मेन गुरु माना करते थे, दैट इज नोन एज खलीफा। ये खलीफा जो है, ये खिलाफत जो है कब तक चली है, जब तक कि 1920 में, यानी कि 1920 तक, जब तक कि तुर्की से नहीं हुआ था संधि, सेवर्स की संधि, और उसके बाद ही क्या हुआ, खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दिया गया। एंड फाइनली उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के क्या बने थे, नए शासक बने। तो खलीफा का पोस्ट हम देखते हैं 1920 के बाद क्या होता है, समाप्त होता है। तब तक, जब तक कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद से लेकर के 1920 तक में हम लोग क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूअस क्या रहा है, खिलाफत चलता रहा है। तो खिलाफत का मतलब ही हो जाता है नीरज, जैसे आप देखते हैं ना कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके धर्मगुरु हुआ करते हैं, जिनको पोप बोला जाता है, बस उसी तरह से समझ लीजिए कि जो मुसलमानों के धर्मगुरु हुए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें खलीफा बोलते हैं। क्लियर है नीरज? हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी, नीरज इज इट क्लियर, खलीफा किसको बोलते हैं? ओके हाँ जी, अब आपको एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पर, इसको समझ लीजिएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक, एक मिनट, मैं थोड़ा सा चाय पीती रहूंगी तो थोड़ा और एनर्जी आ जाएगी।
तो कहेंगे कि मैम आज एनर्जी कम लग रही है। हाँ हाँ जी तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से, तो हम लोग क्या देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक जिस टाइम पे था, उस टाइम पर दिल्ली में एक बहुत बड़े सूफी संत हैं, उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। तो था क्या कि निज़ामुद्दीन औलिया से एक तरह से ये हो गया मामला कि मतलब चैलेंज हो गया, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया जल्दी इंटरफेरेंस, कुछ जो सूफी संत हुआ करते थे ना, उनका मानना था कि हमें राजे रजवाड़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम भाई दूसरे काम के लिए बने हैं और हमें इस सब चीज़ों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। तो निज़ामुद्दीन औलिया की अगर बात करें तो वो खुद को अपने आप को क्या करते थे, काफ़ी अलग रखते थे इन सब चीज़ों से, लेकिन सभी शासक इनसे मिलना चाहते थे। तो एक टाइम पे गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बनता है तो ये बहुत चिढ़ गया इस बात से कि भाई इतना ज़्यादा किस बात का एटीट्यूड है कि आप सुल्तान से नहीं मिल रहे हो, भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से नहीं मिल रहा है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, इतनी हिम्मत कैसे। तो ये बंगाल अभियान पर था, ये हिस्ट्री आपको मैं बता रही हूँ, ये बंगाल अभियान पर था। और हुआ क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने कह दिया था कि इस बार मैं दिल्ली आऊँगा ना तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं पहुँचूंगा ना इस बार सबसे पहले आप ही का उपाय करने वाला हूँ। तो ये बात निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य उनसे कह रहे थे कि इस बार तो आने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक और इस बार तो ऐसा कुछ होने वाला है। तब जो निज़ामुद्दीन औलिया है उन्होंने ही आंसर दिया था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, ये उन्हीं का डायलॉग है। और उसके बाद से देखिए कि दिल्ली के बाहर ही तुगलकाबाद अगर है ना तो वो दिल्ली के बाहर में है, यानी आउटस्कर्ट्स इसको कह लीजिए, वहाँ पर है ये। तो दिल्ली के बाहर ही क्या होता है कि उसकी जो है मृत्यु हो जाती है दिल्ली पहुंचने से पहले। तो ये बड़ा फेमस कहानी रहा हुआ इतिहास में, हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। तो 1325 में जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, उसी दौरान क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी 1325 ईस्वी में। ये सुना था आप लोगों ने कहानी क्या? हम लोग नॉर्मली भी कहते हैं ना दिल्ली दूर है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सोचिए ये डायलॉग, ये कही हुई उनकी बात इतना इतना फेमस है। कहते हैं ना इतिहास की हर चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप में बहुत शानदार होती हैं, और वो चीज़ें क्या होती रहती है, रन करती रहती हैं। वो कब की बात है और वो आज तक हम लोग कह रहे हैं, है कि नहीं? तो इतिहास में यही चीज़ें सबसे बेस्ट पार्ट होती हैं। 1325 इसमें क्या देख रहे हैं, याद रखिएगा, जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, बंगाल अभियान से लौटने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी तुगलकाबाद में ही, यानी दिल्ली के बाहर ही इसकी क्या हो जाती है, इसकी तुगलकाबाद में ही क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी दिल्ली के बाहर ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दिल्ली के बाहर मृत्यु हो जाती है, यानी अभी ये दिल्ली एंटर नहीं किया था, उसी दौरान क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं जो तुगलक डायनेस्टी का जो हीरो है, हीरो इन द सेंस कि वो ऐसा शासक है जिसे कहा जाता है कि वो अपने समय से क्या था, बहुत आगे का रूलर था, और उस टाइम पर यानी कि वो शासक जो है वो गलत समय पे क्या हो गया था, जन्म ले लिया था। चले आगे बढ़े इसमें। हाँ जी, अब आए एमबीटी पे। सब लग रहा है ना इलेक्शन देख रहे हैं आज जवाब भी दिए दे, जूम वाले आप ही लोग बोलिए कम से कम। हाँ जी, मोहम्मद बिन तुगलक। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है, आज सब के सब जो है इनका दिमाग आधा किस पे लगा हुआ है, इलेक्शन पे लगा हुआ है। हाँ जी, जूम वाले आप लोग भी इलेक्शन देख रहे हैं क्या आज? इसीलिए आज नहीं कोई सुगबुगाहट, आज बिल्कुल चहल पहल नहीं हो रही है, सुगबुगाहट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े हैं। मैं समझ रही हूँ आप लोग की स्थिति जो है बेहद आज क्या हो चुकी है, तनावपूर्ण हो गई है ना चलिए इसमें आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक था टाइम पीरियड। तो 1325 से 51 तक इसका माना जाता है टाइम पीरियड। आज शाम तक काउंटिंग चलेगी या रात तक चलेगी? ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक
एडमिनिस्ट्रेटिव किसी का नहीं हटा, मतलब नहीं समझ पा रही हूं मैं। देखिए इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए, मोटा मोटी बातें। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जितने सुल्तान हुए इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था, ठीक है ना। तो ये अरबी फारसी सबका क्या था, बहुत ज्यादा ज्ञाता था, जानकार था यह। तो यह आप लिख सकते हैं कि यह पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में, सल्तनत के सुल्तानों में, के सुल्तानों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली, इन द सेंस इंटेलिजेंट था वो, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, पढ़ा लिखा भी था, प्रतिभाशाली और शिक्षित भी था ये, प्रतिभाशाली और शिक्षित भी था ये, ठीक है ना, शिक्षित भी था। कैसे भाई, तो देखिए इसने इसे अरबी फारसी अलग अलग जो जिसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं हम लोग जिसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, इसने अरबी फारसी यह नहीं, इसने नहीं, इससे यह अरबी फारसी का महान विद्वान था उस टाइम पर। काफी जानकारी इसको क्या थी, अच्छी थी, महान विद्वान था। He was a great scholar of Persian and Arabic. He was a great scholar, a great scholar. He was a great scholar of Persian and Arabic. Persian and Arabic. इसका क्या था, ये महान ज्ञाता था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हाँ इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसने, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि उलूग खां के नाम से कौन सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना, तो इसने क्या किया था, इसने उलूग खां की उपाधि ली थी और यह सुल्तान बना था। इसने उलूग खां की उपाधि ली थी, इसने उलूग खां, किस नाम से बना था ये, उलूग खां। इसने उलूग खां की उपाधि ली थी, या इसी नाम से ये क्या बना था, शासक बना था। इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि यह इसी नाम से शासक बना था, यह इसी नाम से शासक बना था, शासक बना था, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चन आता है इसमें, हाँ जी, काउंटिंग थोड़ा इधर देख लीजिए आप सभी के सभी, यहाँ आ जाइए। हम लोग क्या देखते हैं, पूरी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में, यानी जितने भी सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के, उसमें क्या था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड सबसे ज़्यादा क्या था, ये एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। तो ये किसी भी सुल्तान में ये क्वालिटी हम लोग नहीं देखते हैं। रैदर देन ही वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। ये अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा जानकार था। एंड ही ओन्ड द टाइटल ऑफ उलूग खान, इसने उलूग खां की क्या की थी, उपाधि ली थी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी, हाँ जी, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बस ये देखना चाह रहे थे कि काउंटिंग कम, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान है कि नहीं है, ठीक है। चलिए ये अच्छी बात है। तो इस तरह से क्या करिएगा, जो मेन चीजें हैं वही ध्यान रखना है। लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर, हाँ जी, अगर लिख लिया तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर, ठीक है। अच्छा लिख रहे हैं, हाँ, निजामुद्दीन स्टेशन जो है ना उन्हीं के नाम पर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से वो फेमस है, उन्हीं के नाम से आप जो स्टेशन पूछ रहे हैं ना उन्हीं के नाम से है। निजामुद्दीन औलिया बहुत फेमस रहा है, और वो ऐसे सूफी संत रहे हैं जिन्होंने एक लंबा शासनकाल देखा है दिल्ली सल्तनत में, कई सारे, मतलब लगभग कह लीजिए कि एक लंबा चेन जो है ना उन्होंने देखा है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको बता दे रही हूँ कि निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी का काल देखा, उसके बाद के जो शासक थे उनका काल देखा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उनकी मृत्यु होती है। और आप सोच सकते हैं
कि ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताती हूँ, इसकी भी ये इच्छा थी कि निज़ामुद्दीन औलिया क्या करे, हमसे मिल ले। तो इनका ये कहना था निज़ामुद्दीन औलिया का कि अगर तुम सीधे गेट से आओगे ना तो मैं पीछे के गेट से बाहर निकल जाऊंगा, बट मैं नहीं मिलूंगा। सुल्तानों से मुझे कोई भी किसी तरह का भी अपना नहीं रखना है, किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना है। तो जब उनकी डेथ हुई तो भाई अब डेथ होने के बाद चूंकि ये सुल्तान तो यही है ना, और ये तो माना भी जाता था कि अजीब अजीब से डिसीजन लेता था। इसके बारे में बर्नी जो इतिहासकार है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बर्नी इतिहासकार कहता है कि वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेता था ना, और वो जब सोचने बैठता था तो हम सभी तनाव में आ जाते थे कि पता नहीं अब जो सुल्तान है वो कौन सा डिसीजन लेने वाला है। ठीक है, तो इसने कुछ अजीब अजीब से काम किए थे। इसके अजीब कामों में से इसके कार्य देखिए। ठीक है ना, कार्य में अगर आप बात करें कि इसका वर्क क्या रहा, तो सबसे पहले ये पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली से क्या किया, दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी। ठीक है, इसने राजधानी परिवर्तन किया, इसने राजधानी परिवर्तित कर दिया, यानी परिवर्तन किया, या परिवर्तित लिख लीजिए, राजधानी परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर दिया, यानी कैपिटल को इसने क्या किया, परिवर्तित इन द सेंस, एक वर्ड में इसको इंग्लिश में कहेंगे, कभी कभी इंग्लिश में ना कुछ वर्ड बहुत इजी हो जाते हैं। राजधानी को इसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। कहां से कहां कर दिया शिफ्ट, तो दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। इसके जो कार्य थे ना वो बड़े अजीब अटपटे से इसके कार्य थे, दिल्ली से दौलताबाद। अब देखिए कहाँ दिल्ली, ठीक है ना, अब कहाँ दिल्ली या कहाँ साउथ दक्षिण भारत में आपने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट कर दिया। माना जाता है कि जब इसने कैपिटल शिफ्ट का आदेश दिया तब तक में तो आधी जनता, अब देखिए उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, ना तो हवाई जहाज चल रहा है, ना तो पानी जहाज चल रहा है। अब दिल्ली से आपको दक्षिण भारत जाना तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्थल मार्ग से जाएंगे, और जब स्थल मार्ग से जाएंगे तो उन सीमित संसाधनों में जाने में ऐसा माना जाता है कि जब ये वहां पहुंचा तो आधी से बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी वहां पे और हालत खराब हो चुकी थी बहुत सारे लोगों की, तो बहुत सारे लोग की तो उसी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब दिल्ली खाली करवाया जा रहा था तो उस टाइम पर एक इतिहासकार था, नाम बताती हूँ उसका, बर्नी। एक इतिहासकार था, इसका नाम था बर्नी। ठीक है ना, तो शुरू में तो ये अल्लाह इसके मोहम्मद बिन तुगलक के फेवर में लिखता है, बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में लिखने लगा। क्यों, जब दिल्ली जब शिफ्ट हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर किसी को उसकी जड़ों से हटा दीजिए तो वो खुश थोड़ी ना होगा, वो नाराज ही होगा। तो इसने क्या किया था कि बर्नी ने अपने बहुत सारी किताबों को दिल्ली में ही क्या किया था, जमीन के अंदर उसने दफन कर दिया था, गाड़ दिया था उसे, ताकि दोबारा कहीं इस शासक का मन बदला और फिर हम अगर दिल्ली आए तो हम अपनी किताबों को क्या करेंगे, निकाल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब दिल्ली यहाँ से शिफ्ट हो रही थी तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा कि अब कोई बचा है क्या दिल्ली में, तो बोला कि सर दो हैं, एक जो है वो हैंडीकैप्ड है, नहीं चल सकते हैं, और एक जो है जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो इसने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि देखो जिनको नहीं दिख रहा है वो तो यहाँ ना देखेंगे ना तो वहां देखेंगे, तो ऐसा उसको तो मार ही दो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो पैरालिसिस है उसको टांग के ले चलो क्योंकि ये यहाँ नहीं रहेगा। तो वो अपने कुछ अजीब अजीब से डिसीजन के लिए क्या थे, जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक स्टोरी थी इसके पीछे बर्नी के बारे में। तो इसलिए बर्नी जो है ना काफी नाराज था, ये कहता है ये ऐसा शासक है, इसने बड़ी बुराइयां की हैं बर्नी ने खुल करके। और स्पेशली अगर आपका क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश के शासन को जानने का सोर्स कौन है, तुगलक वंश को जानने का स्रोत जो है, जानने का स्रोत क्या है, उसमें बर्नी की रचनाएं, बर्नी की रचनाएं। ठीक है, बर्नी की रचनाएं जो है हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पे, तुगलक वंश के बारे में जानने का सबसे ज्यादा क्या था, सोर्स था ये। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, आपने इब्ने बतूता के बारे में नाम सुना होगा, एक अफ्रीकी यात्री था इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता जो था वो इसी के काल में दिल्ली सल्तनत पहुंचता है, तो ये भी लिख लीजिएगा, इब्ने बतूता अफ्रीकी यात्री था, इब्ने बतूता अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दिल्ली पहुंचा था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली पहुंचा था।
दिल्ली पहुंचा था, ठीक है ना। इब्ने बतूता जो है किसके टाइम पीरियड पर आता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे ही आता है। एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, जैसे इसके बारे में बात करें तो इसने एक डिपार्टमेंट, जैसे वहां आप देखते हैं दीवाने रियासत किसने एस्टेब्लिश किया था, हाँ जी, दीवाने रियासत किसने बनाया था बताइए। इसके द्वारा एक नए विभाग, ये क्वेश्चन आप लोग का बीपीएससी में आ भी चुका है कई बार। इसके द्वारा एक नए विभाग, इसके द्वारा एक नए विभाग दीवाने अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही, अगर नहीं दिख रहा है इधर तो मैं इधर लिख देती हूँ इंग्लिश में भी, दीवाने अमीर को ही। इसने क्या किया था, दीवाने अमीर को ही की स्थापना की थी। अब ये था क्या, किससे संबंधित डिपार्टमेंट था, इस स्थापना की थी किससे संबंधित डिपार्टमेंट था, तो दीवाने अमीर को ही जो था स्टूडेंट, यह कृषि से संबंधित, किससे था, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या था, ये डिपार्टमेंट था। अब एक बात बताइए, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज किसने एस्टेब्लिश किया था, बलबन ने। किससे संबंधित विभाग था वो, मिलिट्री से था। दीवाने रियासत, हाँ नहीं तो किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने अमीर को ही, क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रही थी, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट जो है ना, यानी न्यू डिपार्टमेंट जो स्टैब्लिश हुआ है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नए नए जो डिपार्टमेंट बने हैं वो क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत में सम टाइम क्या होता है, यही चीजें थोड़ा सा क्या करती हैं आपको, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है नहीं आया बताइए जरा, ये आ चुका है। दीवाने अमीर को ही किससे संबंधित डिपार्टमेंट था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करिएगा, इसको लिख लीजिए, इसको इसे लिख लीजिएगा। और इसने जो राजधानी शिफ्ट किया था वो कब किया था, 1326 से 27 के बीच में, ठीक है ना, 1326 से 27 के बीच में, 1326 से 27 के बीच में लिख लीजिएगा इसे। इसको करिए, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, फिर हम लोग अब इससे आगे बढ़े फिर फटाफट। बाकी लोग तब तक अपना क्या करें, इलेक्शंस देख लें। हाँ बाकी लोग क्या करें, इलेक्शन देख लें, ठीक है। और जो है आगे का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, तब तक में हम लोग टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लें आज हम लोग। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 11, ठीक है ना, 1 आवर है। अच्छा एक बात बताइए, इतना अभी जो स्पीड है ये ठीक है या बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दूं मैं? हाँ जी आप लोग बताइए, जिनके जो परीक्षार्थी हैं, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, इतना स्पीड ठीक है? विष्णु डर जाते हैं एकदम, नहीं मैम नहीं नहीं हाँ विष्णु जी, मुझे मैनेजमेंट से भी बोला गया है कि मैम थोड़ा जल्दी करा दीजिए। और इसमें मिथिलेश जी का नाम जानते होंगे आप लोग, उन्होंने भी बोला है मुझे कि मैम थोड़ा तेजी से कर दीजिए। तब बताइए भाई क्या करें हम, हाँ क्या आप लोग के अदर सब्जेक्ट भी हैं जो करवाने हैं? इतना स्पीड ठीक है? अच्छा नहीं तो सुनिए ना, आप लोग तो जानते हैं ना मिथिलेश जी को, जानते तो होंगे ही आप लोग, हाँ जानते हैं ना। तो उन्होंने भी कहा है कि मैम थोड़ा सा स्पीड में करा दीजिए। अब भाई अब मैं तो इसमें आप लोग कहते हैं कि नहीं मैम इससे ज़्यादा स्पीड नहीं, ठीक है। उधर से बोला जाता है कि मैम स्पीड थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि और भी टॉपिक्स करवाने हैं आप लोग के। आप लोग के साइंस वगैरह हो चुके हैं आपके? हाँ जी आप लोग के साइंस हो चुका है आप लोगों का? अच्छा पढ़ना बहुत है मैम, अभी करते हैं चलिए आते हैं हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। इसने ना सांकेतिक मुद्रा क्या की थी, चालू की थी इसने सांकेतिक मुद्रा, इसने सांकेतिक मुद्रा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए अब तो खैर अब हम लोग का धीरे धीरे क्या है
हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई। चलिए मुझे बस एक बात आप लोग बताएंगे प्लीज कि मेरी जो क्लास आप लोगों ने की अब तक में बिहार हिस्ट्री और ये हिस्ट्री, तो आप सभी कैसा रहा? कभी कुछ फीडबैक भी दे दिया कीजिए कि मैम इज इट ओके, कोई दिक्कत तो नहीं रहा पढ़ने में आप लोगों को? सही? हाँ अच्छा सही रहा ठीक है। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले ना कि क्या आपका फीडबैक रहा। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अब यहाँ पर बता दूं कि सांकेतिक मुद्रा क्या था, प्रचलन किया था, समझ लीजिएगा, प्रचलन किया था। इसको कहते हैं सिंबॉलिक, जो कॉइन्स कह लीजिए उस टाइम के हिसाब से, सिंबॉलिक कॉइन्स, सिंबॉलिक कॉइन्स, ठीक है। सॉलिड, अच्छा जी, अरे वाह, मेरी वजह से हिस्ट्री ऑप्शनल रख रहा है, बहुत अच्छा नाजिम, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीला, सोनी, अरमान, सत्यम, अच्छा जी। हाँ चलिए यहाँ पर सांकेतिक मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सांकेतिक मुद्रा देखिए मैं समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का हुआ, मान लीजिए ये हो गया सोने का सिक्का, ठीक है ना, सोने का सिक्का, और ये हो गया आपको तांबे का सिक्का। एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सोने का सिक्का और तांबे का सिक्का। यहाँ इसको आप इस सोने को सिक्के को तांबे का मान लीजिए और तांबे का सोने को मान लीजिए। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 500 का जो नोट था, अचानक से उसकी क्या होगी, वैल्यू खत्म हो गई, हुआ ना ऐसा? पढ़ना भी, अच्छा जी, हाँ स्वाति, थैंक्स स्वाति। चलिए तो यहाँ देखिए समझिएगा, जैसे डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था भारत में, तो 500 का नोट का क्या हो गया, अचानक से वैल्यू खत्म हो गया, तो उसकी वैल्यू समाप्त हो गई। इसके टाइम पर क्या हुआ था कि मान के चलिए कि जो जैसे तांबे का जो जैसे ये जो 500 का नोट है, जैसे मान लीजिए ये 100 का नोट है, उसने किया क्या, 100 के नोट को 500 के बराबर कर दिया और 500 के नोट को 100 के बराबर कर दिया। समझ में आई बात? हाँ जी समझ में आई बात आप लोगों को? इसने किया क्या था, इसको कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक का मतलब ये हो गया कि इसने सिंबॉलिक बना दिया कि भाई इसने ये बहुत प्रयोग करता था। इसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अब जो मूल्य जो है ना, एक तरह से इसको कह लीजिए जैसे हम लोग कहते हैं ना विमुद्रीकरण कह रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें, उसने क्या किया कि वैल्यू ही घटा दिया कि भाई जो सोने का सिक्का है वो तांबे के बराबर हो गया, तांबे वाला सोने के बराबर हो गया। ये अपने आप में एक ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट था जो सबसे ज्यादा क्या रहा, फ्लॉप रहा। फ्लॉप इन द सेंस कि हो क्या गया, अब ऐसी कंडीशन में हर घर में सिक्के बनाए जाने लगे। सत्यम, अगर आप लोग चाहिएगा तभी मैं ऑप्शनल पढ़ाऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऑप्शनल पढ़ाऊंगी। ये तो आप लोग को मैनेजमेंट को बोलना होगा ना। हाँ जी, ये तो आप लोग को मैनेजमेंट को बोलना होगा ना कि अगर आप लोग आगे चाहते हैं हिस्ट्री पढ़ना तो आप लोग बिल्कुल कहिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे उसमें जैसा होगा। हाँ, कांस्टेंट का मतलब नहीं समझाइए। देखिए मैंने क्या कहा कि इसने सिक्कों, मतलब मीन्स ये था कि जो तांबे के सिक्के हैं उसको बना दिया कि ये इसका वैल्यू जो है बढ़ गया, और जो सोने के सिक्के हैं उसका वैल्यू क्या हो गया, इस लेवल पर आ गया है। तो समझ ये है क्या कि चीजें जैसे एक होता है कि आप जाते हैं तो महंगी चीज महंगी होती है और सस्ती चीज सस्ती होती है, लेकिन ऐसा हो जाए कि सस्ती चीज को आपने महंगा बना दिया और महंगा को आपने सस्ता कर दिया। बस इसी तरीके से समझ सकते हैं आप इसको कि इसने किया क्या था। तो इसके चक्कर में उस समय पे हर घर में टकसाल बनाए जाने लगे। टकसाल को मीन्स कहते हैं मिंट, इंग्लिश में से कहा जाता है स्वाति मिंट। मिंट मतलब जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है। तो हो क्या गया, जब सबको लगने लगा कि भाई, अब एक बात बताइए, जब पता चल जाए आपको कि तांबे का सिक्का जो है वो 500 के बराबर हो गया और तांबा अवेलेबल है, आप बना नहीं लेंगे? अगर आपको पता चले, बना लेंगे या नहीं बना लेंगे सिक्का? हाँ जी जूम वाले, अगर आपको पता चले कि तांबे का सिक्का जो है वो 500 के बराबर हो चुका है, ठीक है, और तांबा आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, वो टकसाल अपने घर में नहीं बना लेंगे? आप कर लेंगे, ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, इजी है भाई, आप आराम से क्या कर सकते हैं, उस सिक्के को लेकर के आप बना सकते हैं। बस यही चीज हुआ, यही गड़बड़ यही हुआ कि इसने जो ये काम किया, यानी जो अवेलेबल धातु, यानी मान लीजिए हम ही लोग के पास जो चीजें अगर जो इजीली अवेलेबल है, कह दिया जाए कि ये जो है इसका वैल्यू इतना बढ़ चुका है और ये अचानक से इसका क्या हो गया है, काफी ज्यादा मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो जिसको भी लगेगा कह रहे ये धातु तो बहुत इजिली मेरे ही पास मिल जाएगा, ये तो हम ही बना सकते, क्यों ना बना ले। यही दिक्कत हुई इसके मामले में। यही दिक्कत क्या हुई इसके मामले में, मोहम्मद बिन तुगलक के मामले में। मीन्स इसने किया क्या था, देखिए इसने किया क्या था, इसने तांबे के
तांबे के मूल्य के, इसने तांबे के मूल्य के जो मुद्रा थी, यानी तांबे और पीतल की मुद्रा का मूल्य, तांबे और पीतल, इसने तांबे और पीतल की मुद्रा का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया था, चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया था, सिक्कों के बराबर कर दिया था। यानी स्वाति इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो तांबा और पीतल का, यानी कि जो ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स जो था, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ब्रास प्लस कॉपर कॉइन प्लस कॉपर कॉइन, ठीक है ना, ब्रास प्लस कॉपर कॉइन जो है उसका इसने किया क्या, ब्रास प्लस कॉपर कॉइन, इसको बराबर कर दिया किसके, यानी इक्वल टू क्या कर दिया इसने, जो सिल्वर कॉइन होता था, जो सिल्वर कॉइन होता था, सिल्वर कॉइन के इसने क्या किया, बराबर कर दिया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ इसने की थी। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, इज इट क्लियर कि इसने तांबे और पीतल के मुद्रा का जो दाम है ना, वो चांदी के मूल्य के बराबर कर दिया, यानी चांदी की जो मुद्राएं होती थी उसके बराबर कर दिया था। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से सांकेतिक हुआ या नहीं हुआ, यानी हमने एक तरह से हम बता रहे हैं कि मुद्रा तो कुछ और है वो, लेकिन हमने संकेत कर दिया कि ये जो मुद्रा है ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यानी आपके पास में जो 100 रुपया है वो 100 रुपया नहीं है, वो 500 रुपया है। इसको, ये एक संकेत है, ये एक आपको सिंबलिक मनी है जिसको आपको समझना होगा। समझ में आई बात? तो इससे जो है आप एक चीज मान लीजिए, जैसे अचानक से बोल दिया जाए हमारे यहाँ कि 100 रुपये का मुद्रा 500 की मुद्रा के बराबर हो गया, तो एक अफरा तफरी से नहीं फैल जाएगी पूरी की पूरी मार्केट में? हाँ जी बताइए, अगर आप लोग को पता चले कि 100 रुपए का नोट 500 के बराबर हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि इसका असर जो है, ठीक है आपने अनाउंस तो कर दिया, जैसे भारत में बोल दिया गया था कि 500 का नोट बंद हो गया, क्या अफरा तफरी मची थी? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2015 की ही बात है, जो अफरा तफरी मची, 15 नहीं 2016 की बात है, जो अफरा तफरी मची वो तो सबको याद है। क्लियर है ना? तो वही अफरा तफरी, समझिए, अनाउंसमेंट करना तो आसान है कि भाई ठीक है आज से इसका ये मुद्रा बंद, लेकिन रैंडमली इस तरह से लिया गया डिसीजन जो होता है वो कभी भी मार्केट के फेवर में नहीं होता है। तो यही चीज उसके साथ भी हुई। हमने तो ज्यादा दिन की बात नहीं, आपने भी देखी और हमने भी देखी ये चीजें कि जब 500 का नोट बंद किया गया तो क्या हाहाकार मचा उस टाइम पे भारत में, है ना? सेम वही कंडीशन है कि उस टाइम पे अगर किसी नोट का दाम क्या किया गया हो दूसरे तरीके से बता दिया जाए तो उस टाइम पे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं से ऐसे ही अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक है, तो यही चीज समझना है आपको कि ये काम उसने किया था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा यानी ये जो था ये अपने नए नए डिसीजंस के लिए क्या था, जाना जाता था। चले आगे चले इसमें अब। हाँ जी, जूम वाले कुछ बोलते भी रहिए तब तो समझ में आएगा, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ चलिए आते हैं इसमें, आगे आते हैं। इसके बाद देखिए इसने क्या किए थे ना, कुछ अभियान किए थे जो इसका क्या रहा था, फ्लॉप अभियान। ठीक है, अभियान जो कि क्या रहा था, इसका कैंपेन इसका है, इस कैंपेन क्या था, ये जो असफल अभियान जिसको कह लीजिए, असफल अभियान। अब असफल अभियान में क्या था, एक था कराचील अभियान, एक था कराचील अभियान। ठीक है, कराचील कैंपेन, और दूसरा जो था खुरासान अभियान, और दूसरा जो था वो कौन सा था, वो था खुरासान अभियान, खुरासान अभियान। एक कराचील अभियान और एक खुरासान अभियान। इसमें क्या हुआ था यहाँ पर ये बता देती हूँ, कराचील अभियान और खुरासान अभियान। ठीक है ना, तो खुरासान जो है ये स्टूडेंट ये था मध्य एशिया में, ये कहाँ था, सेंट्रल एशिया में, ये कहाँ था, सेंट्रल एशिया में, यानी कि ये कहाँ था, दिस इज इन सेंट्रल एशिया। द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ से यानी दिल्ली से जो सेना, जैसे मान लीजिए कि इसने सेना कहाँ से भेजी होगी, दिल्ली से, दिल्ली से कहाँ भेज दी, सेंट्रल एशिया। अब एक चीज बताइए, जलवायु और लंबे लंबे समय तक वहां पर जाकर के रहना और अभियान करना, तो आपको क्या लगता है कि ये कभी भी अभियान सफल हो पाएगा? इसने भेजा कहाँ, खुरासान भेज दिया, मध्य एशिया की, जाओ जाकर के वहां पे क्या करो, अभियान करो। ठीक है, अब कराचील के बारे में बात करें तो यह हिमाचल का तराई क्षेत्र था, यह हिमाचल का तराई क्षेत्र था।
तराई क्षेत्र था। यहाँ क्या था अब आपको बता दूं, यानी तराई रीजन ऑफ हिमालयाज, तराई रीजन ऑफ हिमालयाज, तराई रीजन ऑफ हिमालयाज, हिमालय क्षेत्र का क्या था, ये तराई बेल्ट था। तो यहाँ पे समस्या ऑब्वियस ही बात है, यहाँ क्या होगी, ठंड पड़ेगी। कई बार यहाँ पे क्या हुआ कि इतनी बर्फबारी हो गई कि यहाँ की जो सेना गई थी तो इसके पास इतने ज्यादा गर्म कपड़े नहीं थे। एक बार आंधी चली बहुत तेज, उस टाइम पे सर्द हवाएं जब चली तो उसमें क्या हो गई, इसकी इनकी ये जो सेना यहाँ पर थे इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जो मध्य एशिया में जो थे, जिन सैनिकों को इसने भेजा था, उनकी भी हालत वहां पर क्या हो गई, खराब हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि इसने जो 2 अभियान किया, कराचिल और आपको खुरासान, इन दोनों जगह पे क्या रहा, इसका ये अभियान फ्लॉप रहा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे कि इसके परिणाम की, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कैंपेन, इसके परिणाम क्या रहे, परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में हम क्या देखते हैं, इसमें सेना जो है वो मारी गई या उनकी वो मृत्यु हो गई। बड़ी संख्या में एक लार्ज नंबर जो था ऑफ आर्मीज, वो क्या हो गए, वो उनकी क्षति हुई एक तरह से, ठीक है ना। इसके परिणाम में क्या रहे, बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु, बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु, सैनिकों की मृत्यु, ठीक है भाई। आपने भेज दिया है और आपने किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दिया है, आपने किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि सैनिक बेचारे वहां रह पाएंगे? तो मध्य एशिया में जो इसने भेजा, खुरासान में, जहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब इसने क्या किया, भेज दिया खुरासान, जाओ जाके वहां पे अभियान करो, हमारा परचम लहराते रहना चाहिए। अब भाई वहां पे सेना की क्या हो गई, हालत खराब हो गई। उसके बाद से ये बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु हो गई। कराचील क्या था, ये भी ठंड जगह था, यहाँ के जो सैनिक थे, इतनी ठंड पड़ी वहां पे कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अपने आप में इसका क्या था, एक जो मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो ये बहुत बड़ा फेलियर था इसका, ठीक है। ये क्या था, इसका बहुत बड़ा फेलियर था। चले हम लोग फिर आगे अब इसमें, तो मोहम्मद बिन तुगलक में ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई, अगर आप लोग को याद नहीं अगर होगा तो इसने क्या किया था, दोआब में भी, दोआब का मतलब होता है जो गंगा यमुना वाला बेल्ट है, तो इसने किया कि दोआब में टैक्स को बढ़ा दिया कि अब जो भी लोग हैं वो टैक्स क्या करेंगे, ज्यादा पे करेंगे। इसके चक्कर में दोआब रीजन के जो लोग थे उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया कि भाई ये जो है करना कुछ नहीं है और हमारे से टैक्स ज्यादा लेना है, जब हमें एबल ही नहीं है। तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्या हो गया, विद्रोह होना शुरू हो गए। तो इसके खुद के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से माना जाता है क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसने, अगर आपको याद होगा, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा डिसीजन, जैसे मान लीजिए आज आपके यहाँ नोट चल रहा है, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ जो नोट है 100 के, फिर कल कह दिया जाए कि वो बंद हो रहा है, परसों आपको पता चले कि आपकी राजधानी परिवर्तित हो गई है, तरसों पता चले फिर कुछ नया चेंज हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगेगा कि मेरा सुल्तान सही है या थोड़ा पागल है या सनकी है? क्या लगेगा बताइए? हाँ जी बताइए, क्या लगेगा? अगर डेली डिसीजन चेंज किया जाए, डेली आपको बोल दिया जाए कि आज जो है, हाँ जी विष्णु, अगर बोल दिया जाए कि विष्णु आज आपकी राजधानी जो है पटना से उठ करके दिल्ली आ गई है, कैसा लगेगा बताइए जरा? इस चीज को ना इमेजिन कर लीजिए, चित्र है मतलब नहीं समझी ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में क्या था कि ये प्रयोग करते करते ही क्या हो गया, ये चला गया। लेकिन एक चीज और बता रही हूँ, ये जनता की भलाई के लिए सोचता था। मैम मैं विद्रोह कर दूंगा तो बस वही बात समझ रहे हैं आप। इसके साथ यही समस्या हुई कि ये जो अपने नित्य नए प्रयोग के कारण क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा लोग, जनता इससे परेशान थी। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बारे में कहा जाता है कि जनता को इससे और इसको जनता से छुटकारा मिल गया, क्योंकि ये जब रहता तो जनता के बारे में सोचता ही सोचता, ठीक है, और जनता के हित की वजह से ये बेचारा सोचता था, तो ये रहता तो जनता के बारे में सोचता ही सोचता। और उसके चक्कर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है बेचारा कुछ ना कुछ प्रयोग, और उसके चक्कर में बेचारी जनता जो है उनकी हालत खराब, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु होती है तो जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अगर ये रहता तो पक्का जनता के बारे में सोचता कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक।
FST के नाम से ये जाना जाता है, बस हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि ये जाना जाता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर जान लीजिए हर रूलर का कि क्या था, सभी का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इसने क्या काम किया था, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका टाइम पीरियड। हाँ, इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं, इसका टाइम पीरियड तो ये है 1351 से लेकर के 88 तक, 88 तक, 351 से लेकर के 88 तक, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, इसको कहा जाता है क्या ये था कौन, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, कजन ब्रदर इसको बोल लीजिए आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, यह चचेरा भाई था, ठीक है ना, चचेरा भाई था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था यानी फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। इसकी जो कार्य क्या थी, इसने नहरों का निर्माण करवाया बड़ी संख्या में, नहरों का निर्माण करवाया बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में। इट मीन्स ये क्या था, ये एक तरह से कह लीजिए कि कैनाल किंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज, पॉपुलरली ही वॉज ऑल्सो नोन एज कैनाल किंग, पॉपुलरली ही वॉज ऑल्सो नोन एज कैनाल किंग। कैनाल किंग के नाम से क्या है, ये जाना जाता था, ठीक है ना। इसने क्या किया था, कैनाल जो है इसने बहुत सारे क्या किए थे, बनवाए थे। और 5 बड़े नहर कौन कौन से थे जो इसने बनवाए थे, 5 जो कैनाल्स थे जो इसके फेमस रहे, वो कौन कौन से थे, 5 नहर अगर हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ इसने बनवाए थे, तो देख लीजिएगा इसने कहाँ कहाँ बनवाए थे। फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, हिसार इधर यहाँ हरियाणा में पड़ता है, हिसार, और लास्ट है हो गया आपका फिरोजाबाद, और लास्ट क्या हो गया आपका फिरोजाबाद। 5 जगह पर उसने क्या किया था, कैनाल्स बनवाया था, देख लीजिए 5 जगह पर उसने क्या किया था, कैनाल्स बनवाया था। और हाँ, एक चीज और है, ये जो फिरोजाबाद है ना, ये वाला फिरोजाबाद जो है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम सुना है, जो कि अब चेंज हो चुका है, अरुण जेटली के नाम से वो हो चुका है, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम से अब उस स्टेडियम का नाम हो गया है। फिरोज शाह कोटला का नाम सुना है आप लोगों ने, मैदान का जहाँ मैच होता रहता है दिल्ली में, बहुत फेमस है, सुना है ना। ये वही फिरोजाबाद है, ये फिरोज शाह कोटला वाला फिरोजाबाद है। ये कौन सा है, ये फिरोज शाह, दिल्ली लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, ये दिल्ली वाला है, ठीक है ना। ये फिरोजाबाद कहाँ पर है, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला है ये वही है। वहां पर भी इसने क्या किया था, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार। अच्छा, जौनपुर शहर जो है ये अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जिसका नाम जौना खां भी था, तो उसके नाम पर इसने क्या किया था, उस शहर को बसाया था। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो आता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसको लिख लीजिएगा, जौनपुर शहर जो है उसके द्वारा, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसकी याद में, अपने चचेरे भाई की याद में, अपने चचेरे भाई की याद में, यानी हम एमबीटी लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, जगह नहीं है इसमें। एमबीटी की याद में इसने क्या किया था, याद में स्थापित किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगी कि इन द मेमोरी ऑफ हिज स्वाति, इंग्लिश में लिख लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इन द मेमोरी ऑफ हिज कजन ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ जी स्वाति, सुन रही हैं आप,
इंग्लिश मीडियम जितने भी हैं, इन द मेमोरी ऑफ हिज कजन ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, in the memory of his cousin brother Muhammad bin Tughlaq, he established a new city which named जौनपुर. जौनपुर इसने क्या किया था और किसके नाम पर? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर उसने क्या किया था? इस शहर की स्थापना की थी. He was also known as कैनाल किंग. मैं साइड हो जा रही हूँ तो कहेंगे मैम लिख नहीं पा रहा हूँ, है ना. He was also known as कैनाल किंग. और 5 canals was established by फिरोज शाह तुगलक. वो कौन कौन से जगह पे था? That was in फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद. राइट नाउ फिरोजाबाद इज फिरोज शाह कोटला, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं जो अभी श्री अरुण जेटली के नाम से क्या है, ये स्टेडियम बना हुआ है, ठीक है. फिरोज शाह तुगलक. ठीक है. तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करें कि ये ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद से अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी. इट मीन्स अपनी बायोग्राफी इसने खुद से लिखी है. किस नाम से लिखी है? फुतुहात फिरोज शाही. अब आगे चलूं? हाँ जी, आगे चलूं. ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया विष्णु? ये लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ती हूं मैं. ओके, ठीक है. स्वाति, कहीं भी दिक्कत आए आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम, मनीला, स्वाति, जो भी स्टूडेंट है, कहीं पे भी इज देयर एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज आप क्या करिए, तुरंत कमेंट में लिख दीजिए. मैं देख करके मैं वहीं सॉर्ट आउट करूंगी, ठीक है ना. कहीं भी समस्या आए तुरंत बोलिएगा, ठीक है. देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ही वॉज वन एंड ओनली रूलर. ही वॉज one and only ruler who wrote his biography. biography का मतलब होता है आत्मकथा. यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी या खुद से लिखी, ठीक है ना. यहाँ पे आप चाहें तो स्वयं जो भी चाहे लिख सकते हैं. इट मीन्स ही रोट हिज बायोग्राफी. इसने क्या किया था? अपने से ही अपनी बायोग्राफी इसने क्या की थी? लिखी थी, ठीक है ना. इसने अपने से ही क्या की थी? अपनी आत्मकथा लिखी थी. और इसकी बायोग्राफी का नाम क्या था? बायोग्राफी का नाम था फुतुहात फिरोज शाही. फुतुहात फिरोज शाही, इंग्लिश में भी इसको लिख दे रही हूं मैं. उस किताब की नाम क्या है उसका? फुतुहात फिरोज शाही. फुतुहात फिरोज शाही जो किसने लिखी है? खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है इसे. ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है. फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है. 2 किताब और है, ठीक है ना, बहुत फेमस है, आपने भी नाम सुना होगा. तारीखे फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी. देखिए तारीख अगर किसी किताब में आ जाए ना तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि राजा के फिरोज शाही, पहले लिख दूं इसको, और फतवाए जहांदारी 2 बुक्स है. ये दोनों अलग अलग है, ठीक है. और फतवाए जहांदारी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बुक्स है, याद रखिएगा. इंग्लिश में भी इसको मैं लिख दे रही हूं, तारीखे फिरोज शाही. तारीखे फिरोज शाही, ठीक है. और दूसरा जो है वो क्या है आपको? फतवाए जहांदारी. फतवाए जहांदारी, ठीक है. ये किसने लिखी है? ये दोनों बुक्स, दिस बुक वाज रिटन बाय बर्नी. इसको किसने लिखा है? यह किताब बर्नी, ये वही बर्नी है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको. तुगलक वंश के बारे में प्रॉपर जानकारी किस इतिहासकार से मिलती है हम लोग को? तो बर्नी के माध्यम से. तो ये कौन सा है? ये है बर्नी. बर्नी के द्वारा लिखी गई है.
के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे, फुतुहात फिरोज शाही, ठीक है, फुतुहात फिरोज शाही वॉज रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक, दिस इज बायोग्राफी ऑफ हिम, ये उसकी ही क्या है, बायोग्राफी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, दिस बुक इज रिटन बाय बर्नी, ये बर्नी के द्वारा लिखा गया है। एंड अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसके माध्यम से तुगलक वंश की समस्त जानकारी मिलती है, या फिर जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम लोग को पता चलता है, दैट इज बर्नी, दैट इज बर्नी। इसके बारे में जो फिरोज शाह तुगलक का लास्ट एक रह गया वो भी लिख लीजिएगा। इसने ये शहरों का तो निर्माण किया ही था, इसने ना एक डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है ना, इसने क्या किया था, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, बता देती हूँ उसको। डिपार्टमेंट इन द सेंस कि क्वेश्चन आप लोग का आता है कि किसके काल में सबसे ज्यादा दास पाए जाते थे, ठीक है ना, दास इन द सेंस सबसे ज्यादा स्लेव जो हैं वो किसके इसमें पाए जाते थे, पहले लिख लीजिए इसे, फिर मैं बता देती हूँ। इसको लिख लीजिए पहले, हाँ लिख लिया ये आप लोगों ने, हाँ जी लिख लिया ये, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा सा दे रही हूँ, ठीक है ना, एक राइटर था शम्स शिराज अफीफ, ठीक है ना, वैसे अगर मन करे तो ढूंढना होगा तो ढूंढिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, शम्स शिराज अफीफ जो है क्या वही बर्नी था, ये कल बताइएगा आराम से, आज इलेक्शन देख लीजिए, इतना लोड नहीं देना सर पे। चले आगे चलते हैं इसमें, तो हम लोग क्या देखते हैं, बस ये क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके टाइम पीरियड पर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसने क्या किया था, दीवाने खैरात नाम से एक नया विभाग इसने क्या किया था, एक तरह से दीवाने खैरात, क्या है भाई ये दीवाने खैरात किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। तो दीवाने खैरात के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, इसके द्वारा यानी इस डिपार्टमेंट, इस विभाग के द्वारा, इस विभाग के माध्यम से विशेष वर्ग इन द सेंस इसने क्या किया था, विशेष कर लिख लीजिए, विशेष कर आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम विधवाओं, यानी जो विडोज होती थी, विधवाओं, युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी, यानी एक चीज समझ लीजिएगा कि ये मुस्लिम्स के लिए था, यानी नॉन मुस्लिम्स को ये प्रेफर इसमें नहीं कर रहा है, स्पेशली क्या है, कमजोर वर्ग के मुस्लिम समुदाय, जो ये कौन है, इट मींस कि नॉन मुस्लिम्स नहीं है इसमें। तो इसने जो डिपार्टमेंट बनाया दीवाने खैरात, जिससे ये था कि जो उस टाइम के जो मुस्लिम्स कमजोर वर्ग थे उसके लिए ये लोग ये क्या करवाता था, इकोनॉमिकली हेल्प करवाता था, कौन से डिपार्टमेंट से, दीवाने खैरात के डिपार्टमेंट से। अब आते हैं शफा खाना, ठीक है ना, इसके टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पहली बार हॉस्पिटल जैसा एक क्या हो रहा है, शफा खाना इन द सेंस कि यहाँ पर क्या था, एक तरह से चिकित्सीय इलाज जिसको कह सकते हैं, चिकित्सीय इलाज की सुविधा इसने करवानी शुरू की।
सुविधा, मनीला इट्स अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल, इसको आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल एट दैट टाइम, काइंड ऑफ हॉस्पिटल, जो कि अब तक कहीं नहीं दिखा था। ये जो था यहाँ पर ये था कि जो लोग भी चाहें वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करें इसके टाइम पीरियड पर कि सबसे ज़्यादा देखिए है क्या कि चूंकि इसने नहरों पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर पे काम काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। अगर नहर बन रहे हैं इट मीन्स एग्रीकल्चर पे भी काम ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ जी, अगर नहरों का निर्माण हो रहा है तो इट मीन्स कि उस शासक के शासनकाल में इसका मतलब है एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है। नहर तभी बनेगा ना भाई जो एग्रीकल्चर की जरूरत होगी। क्या हुआ? सब लगे इलेक्शन देखने लग रहा है। हाँ जी बताइए जरा क्या हुआ है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा क्या करना है आपको समझना है। अगर देखा जाए अगर इसने कैनाल्स बहुत बनवाए हैं इट मीन्स कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है मोस्ट ऑफ वर्क वाज डन इन द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक, या हिज प्रियोरिटी वाज एग्रीकल्चर ऑल्सो। वी कैन से दैट हिज प्रियोरिटी वाज एग्रीकल्चर ऑल्सो बिकॉज अ नंबर ऑफ कैनाल्स वाज बिल्ट इन द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके काल में सबसे ज्यादा दासों की संख्या इसी के काल में थी। इसके काल में सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी इसके काल में, यानी इन हिज टाइम पीरियड इसके काल में सबसे ज्यादा क्या थी, दासों की संख्या थी। सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी ठीक है ना। दासों की संख्या इसका मतलब होता है जो स्लेव्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है स्लेव्स जो थे वो क्या हो चुके थे, हाईली इंक्रीज्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। स्लेव्स जो है द नंबर ऑफ स्लेव्स वाज इंक्रीज्ड, ये भी लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्लेव्स was increased in the time period of FST या फिरोज शाह ठीक है ना। फिरोज शाह के टाइम पे हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा दासों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है ना, दासों की संख्या क्या हो गई थी, सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा क्या थी, दासों की संख्या बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस टाइम पे क्या था ना, अगर आपका कभी आ जाए, ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाए बंदगाने खास क्या था, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपका तो मैं बता दे रही हूं यहाँ पर व्हाट इज बंदगाने खास। बंदगान ए खास क्या था। बंदगाने खास, ठीक है ना। तो बंदगाने खास जो था ना, बेसिकली इसमें क्या करते थे, इसमें ये डिपार्टमेंट जो था इसमें दासों को रखा जाता था। ये दासों से संबंधित जितना भी लिस्ट था उससे संबंधित था बंदगाने खास। ठीक है ना। हाँ जी, इसको शमसी बंदगान भी बोला जाता था, इसको शमसी बंदगान भी बोला जाता था। बस इतना जान लीजिएगा, दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी एंड दिस डिपार्टमेंट वाज आल्सो नोन एज शमसी बंदगान। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बंदगाने खास क्या था, व्हाट इज बंदगाने खास, तो बंदगाने खास में हम क्या देखते हैं कि दैट दिस डिपार्टमेंट वाज रिलेटेड टू द स्लेव्स। ये स्लेव से संबंधित विभाग था और फिरोज शाह तुगलक के काल में अत्यधिक स्लेव हम लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ जी क्लियर हुआ, ये यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ये था फिरोज शाह तुगलक के समय पर किया गया कार्य। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे क्वेश्चन आता है कि तुगलक के काल में किसके काल में सबसे ज्यादा क्या था, आपको दासों की संख्या किसके काल में बढ़ गई थी सबसे ज्यादा, तो दैट इज इन द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। बिकॉज हम क्या देख रहे हैं कि इसने अलग अलग क्या किए थे, बहुत सारे लोगों को कार्य में लगा रखा था, दैट्स वाई वहां इसके कारण भी क्या थी, इसकी जरूरत थी। हाँ जी क्लियर है ये। अब आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट आ जाइएगा इसमें।
देखिए तुगलक्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो सैयद डायनेस्टी से ना तो आपके बीपीएससी में क्वेश्चन आता है ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैयद डायनेस्टी वाज नॉट इंपॉर्टेंट, जो था इससे संबंधित इसमें वैसा कुछ है नहीं कि हम लोग को इसको लेकर के बहुत कुछ पढ़ना है। लास्ट इसके बाद जो है ना लोधी डायनेस्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फर्स्ट वॉर ऑफ बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है वो, इसलिए वो महत्व रखता है। चलिए इसमें आगे अब हम लोग लिख लिया आप लोगों ने, छोड़ दीजिए, इलेक्शन पे दिमाग लगा हुआ है। चंदन कोई बात नहीं ना, बाद में देख लीजिएगा। अगर इलेक्शन का रिजल्ट जानने में नहीं चंदन सुनिए, काम करिए। अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर के आप थोड़ा क्यूरियोसिटी है तो आप देख सकते हैं, फिर बाद में रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, दिक्कत क्या, देख लीजिएगा फिर, पर टॉपिक तो खत्म कराना ही है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ मैं समझ रही हूँ, बिहार इलेक्शन जो है नहीं आज चांसेस नहीं, अब आ जाइए लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में ऐसा कुछ है नहीं जो हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या करना है, पढ़ना है। लोधी वंश, ठीक है ना, लोधी वंश के बारे में हम लोग आते हैं। लोधी डायनेस्टी, कांटे की टक्कर चल रही है हाँ मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों का पूरा क्या है, दिमाग उसी पे लगा हुआ है। लोधी वंश पे आ जाइए। 1451 से अभी दिन भर चलेगा, ये चीजें अभी दिन भर चलनी है। अभी इसके बाद भी आप फ्री होकर के आप लोग का माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं करेगा। आज 1451 से लेकर के 1526 तक। हाँ अपने यहाँ का इलेक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो रखता ही है। चलिए हम लोग आते हैं इसके बारे में कि इसका जो संस्थापक था कौन था, तो बहलोल लोदी। इसका नाम क्या था, बहलोल लोदी। लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक था। It means he was founder of Lodi dynasty. It means he was founder of Lodi dynasty. ये क्या था, फाउंडर था किसका, लोधी डायनेस्टी का, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था यह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इट मीन्स ही ओन्ड द टाइटल ऑफ बहलोल शाह गाजी। इट मीन्स ही ओन्ड द टाइटल ऑफ, ओन मतलब होता है अपनाना, ही ओन्ड द टाइटल ऑफ बहलोल शाह गाजी, या शाह गाजी आप लिख लीजिए, चलिए कोई नहीं इसको भी कर लीजिए, बहलोल शाह गाजी। इसने क्या किया था, शाह गाजी की क्या ली थी, इसने उपाधि ली थी। एंड हाँ इसके बारे में बात करें लोधी डायनेस्टी के बारे में तो बेसिकली दे वेयर अफगानी। ये थे कौन, ये लोग अफगानी थे। ये क्या थे, बेसिकली दे वेयर अफगानी ओरिजिन। बेसिकली दे वेयर अफगानी ओरिजिन। ये अफगानी ओरिजिन के थे, इसका मतलब है यह अफगानी मूल के थे। अफगानी मूल के थे, ठीक है। ये लोग थे कौन, ये अफगानी मूल के थे। चलिए तो ये क्या था, यानी अगर हम लोग बात करें कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, दैट वाज बहलोल लोधी एंड ही ओन द टाइटल ऑफ शाह गाजी। यहाँ पे ध्यान रखना है, शाह गाजी की क्या की थी, इसने उपाधि ली थी, ठीक है ना। इसने क्या किया था, शाह गाजी की उपाधि ली थी। नेक्स्ट बात अगर बात करें कि इनका जो ओरिजिन है, यानी कि मूल रूप से ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो बेसिकली दे वेर फ्रॉम अफगान ओरिजिन। ये अफगान ओरिजिन के थे, अफगान ओरिजिन से ही क्या थे, ये लोग संबंधित थे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ये पहली डायनेस्टी है जो तुर्क ना होकर के क्या थी, अफगानी थी। लिख लीजिए इसे, जो तुर्क ना होकर के क्या थी, अफगानी थी।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये रहा। इसके बाद आ जाते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में देखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इब्राहिम लोदी के इसके बाद सिकंदर लोदी आता है नेक्स्ट। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। चलिए आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। हाँ जी चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग इसके बारे में। सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हम लोग देखते हैं वो कब से कब तक है, या ये 1489 से इसका जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड बाद 1489 से लेकर के कब से कब तक है, 1517 ईस्वी तक है। 1517 ईस्वी तक है। इसके बारे में बात करें तो इसने सब आगरा शहर, आपका बहुत क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी बीपीएससी में कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। हाँ जी, ये क्वेश्चन खूब आ चुका है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, ये सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1504 ईस्वी में। यानी कि आगरा सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी। इट मींस आगरा सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया गया है, आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है उसके अलावा इसने क्या किया था, भूमि मापन के लिए जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो देख लीजिएगा। जैसे लैंड मेजरमेंट के लिए इसने क्या किया था, गजे सिकंदरी जो है स्केल की शुरुआत की थी। भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। भूमि मापन के लिए क्या है, गजे सिकंदरी नामक स्केल की स्थापना, नामक स्केल या फिर जो स्केल की शुरुआत की गई। हाँ जी, ये यहाँ तक थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसने क्या किया था, लैंड मेजरमेंट के मामले में गजे सिकंदरी नाम का एक न्यू स्केल इसने क्या किया था, स्टार्ट करवाया था। और किसने किया था, ये सिकंदर लोदी के द्वारा इसे किया गया था, शुरुआत इसकी। एक चीज और है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि गुलरुखी नाम से कौन ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो कविताएं लिखता था। तो ये गुलरुखी के नाम से क्या करता था, कविताएं लिखता था। यहां पर लिख लीजिए इसे, यह गुलरुखी नाम से क्या करता था, शीर्षक से यह गुलरुखी, ठीक है ना, के नाम से कविताएं लिखता था। के नाम से क्या करता था, यह कविताएं लिखता था। किस नाम से, गुलरुखी। हाँ जी, चलिए यहां तक क्लियर है ये। तो सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसने कुछ काम जो इसके इंपॉर्टेंट थे, जैसे इसने गजे सिकंदरी स्केल की शुरुआत करवाई लैंड मेजरमेंट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करें इसमें कि ये गुलरुखी नाम से क्या करता था, कविताएं लिखता था। तो इस नाम से भी क्या था, यानी कि ये एक तरह से लिटरेरी पर्सन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। एक तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं चलिए इसमें लिख लीजिए आगे, गजे सिकंदरी अगर आता है कि गजे सिकंदरी स्केल जो है वो कौन से शासक ने इसकी शुरुआत करवाई थी, तो गजे सिकंदरी वाज स्टार्टेड बाय, या फिर दिस स्केल जो है ये इसको किसने लाया इसमें, तो इसको सिकंदर लोदी के द्वारा लाया गया था। क्यों, स्पेशली जो लैंड मेजरमेंट के लिए इसका क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये था सिकंदर लोदी के बारे में। एंड फाइनली इसके बाद आते हैं हम लोग अब इब्राहिम लोदी।
एंड 5 हाँ जी जूम वाले, यहाँ तक क्लियर है कि अभी लगातार इलेक्शंस के ही रुझान देख रहे हैं आप सब के सब। आज बिहार के स्टूडेंट्स हैं, उनका दिल नहीं लग रहा पढ़ाई करने में है। हाँ जी क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है जूम वाले? बीजेपी वर्सेस आरजेडी। हाँ मैं समझ रही हूँ, सबके सब आज ना अभी सबका दिमाग जो है उसी पे लगा हुआ है कि क्या होगा। हाँ अच्छा जी, लास्ट इब्राहिम लोदी कर लीजिए, ये फाइनल हो जाएगा ठीक है ना, उसके बाद इलेक्शन देखते रहिएगा आप सभी के सभी, या फिर बाद में देख लीजिएगा। इब्राहिम लोदी लास्ट रह गया, ये लास्ट रह गया इब्राहिम लोदी, ये लास्ट है, इसके बाद मैं छोड़ ही दूंगी। अब आराम से अपना क्या करिए आप, इलेक्शंस का देखिए वोट एनडीए। चलिए आते हैं हम लोग इब्राहिम लोदी पे 1517 से 1526 ठीक है। तो मैं इसलिए ना स्टार्टिंग में आप लोगों को कह रही थी कि ज्यादा अति उत्साहित ना हो, अभी देखते जाइए, ये इलेक्शंस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग आते हैं किसके बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इब्राहिम लोदी के बारे में आ जाइए यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। इट मीन्स ही वॉज अ सन ऑफ सिकंदर लोदी। यह सिकंदर लोदी का क्या था, पुत्र था ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है। तो इसके बारे में एक चीज बता दूं आपको, खातौली का युद्ध इसने क्या किया था, लड़ा था किसके साथ, खातौली का युद्ध यानी बैटल ऑफ खातौली, बैटल ऑफ खातौली किसके साथ लड़ा था इसने, राणा सांगा के साथ। किसके साथ लड़ा था ये युद्ध इसने, राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ बैटल ऑफ खातौली क्या किया था इसने, लड़ा था। कब लड़ा था इसने, 1517-18 तक ये युद्ध चला था। 1517-18 तक क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। तो अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है बैटल ऑफ खातौली किसके किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा के बीच। और एक चीज और है यहाँ पर, ये ऐसा शासक था जिसने कोई भी युद्ध जीता नहीं था। ये इसके साथ इब्राहिम लोदी के साथ जो एक ये लगा रहता है कि ये एक ऐसा शासक था जिसने कोई भी वॉर नहीं जीता था ठीक है, इसने कोई भी वॉर नहीं जीता था। और फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट युद्ध जो इसने लड़ा दैट वाज इन 1526 1526 ईस्वी में इसने कौन सा युद्ध लड़ा है, पानीपत का युद्ध। किसके साथ, बाबर के साथ। पानीपत का युद्ध यानी बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ लड़ा था इसने, पानीपत का युद्ध इसने किसके साथ लड़ा था, बाबर के साथ। बाबर के साथ। ये भी क्या हुआ था, इसमें भी ये हार गया था ठीक है ना। इसके बाद ही हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में मुगलों का आगमन हो जाता है। भारत में मुगलों का आगमन हो जाता है हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में अगर बात करें तो बैटल ऑफ, हाँ जी, बैटल ऑफ पानीपत और खातौली, बैटल ऑफ खातौली, ये दोनों युद्ध किसके समय पर हो रहा है, इब्राहिम लोदी के साथ हो रहा है। और इब्राहिम लोदी वो एक ऐसा शासक था जिसने अपने पूरे कार्यकाल में कोई भी युद्ध ये नहीं जीता था ठीक है। और एक चीज और है कि इसको बाबर से लड़ने का कारण ये था कि ये अपने आप को क्या था, ये सरदार से ऊपर सुल्तान मानने लगा था, जो कि एक्चुअली जो अफगानी जो ओरिजिन हुआ करते हैं उनके यहाँ ये कल्चर नहीं था। इनके यहाँ सरदार सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम चलता था, सरदार सिस्टम ठीक है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, इब्राहिम लोदी, इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख के आते हैं डीसी, आज शाम में एमआई वर्सेस डीसी है, कौन हाँ मैं समझ रही हूँ आप लोग का जो आज माइंड है ना, आज काम करने की स्थिति में नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके समय पर देखिए दो युद्ध हम लोग देख रहे हैं, एक खातौली का युद्ध
एक खातोली का युद्ध जो कि राणा सांगा के साथ हुआ था, और दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग बैटल ऑफ पानीपत जो कि बाबर के साथ हुआ था। कारण क्या था? कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये क्या था, अपने आप को सुल्तान जैसा मानने लगा था, जो कि अफगानियों के यहाँ ये कल्चर नहीं था। दैट्स वाई क्या है, इसके ही अपने ही रिलेटिव्स क्या करते हैं, किसको बुला लेते हैं, इसके अपने ही रिलेटिव्स बुला लेते हैं, किसे, उस टाइम पर बाबर को न्योता देते हैं कि आप आओ। मूड ऑफ है मैम? अच्छा, आप लोग की सरकार नहीं बन रही है क्या? इसीलिए मूड ऑफ है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। तो ये रहा, ठीक है, यहां तक इसमें आते हैं। अब आगे करना है, क्या करना है अब आगे ये बताइए, आगे चलें इसमें, बाबर पे चलें अब हम लोग। जीता कौन बताया? तो इब्राहिम लोदी में एक खासियत यही थी, ये मैंने अभी आप लोगों को यही तो मैं बता रही हूँ। अच्छा छोड़ दूं, चलिए 15 मिनट ही रह गया है, 15 मिनट ही रह गया है। राजकुमार जी, मैं क्लास ऑफ कर दे रही हूँ, इन लोग सब अब थोड़ा मैं न्यूज देखने के चक्कर में। हाँ अच्छा जी, हाँ जी सुनिए, जिनको जाना है चले जाइए, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। हाँ बाबर कर लीजिए, चलिए आ जाइए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आते हैं, आइए बाबर पर, ठीक है। हाँ जी बाबर पे आ जाइए, ठीक है ना भाई, जिनको पढ़ना है आप लोग वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। जिनको नहीं देखना है रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। आराम से क्या करिए अभी जा करके, हाँ अभी क्या करिए, आराम से जा करके आ जाइए। बाबर के बारे में हम लोग देखें तो देखिए, बाबर के बारे में ना मेनली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसने कौन कौन सा युद्ध किया था। इसमें जो आपके बीपीएससी से संबंधित क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसने कौन कौन से वॉर किए भारत में, स्पेशली युद्ध कौन कौन सा इसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहला बैटल हम लोग देखते हैं क्या है, पानीपत का युद्ध। पहला बैटल कौन सा है, पानीपत का युद्ध, यानी बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। बैटल ऑफ पानीपत जो कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1526 में, ये कब लड़ा गया था, 1526 में, ठीक है ना। 1526 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध लड़ा था। इब्राहिम लोदी वर्सेस, ठीक है। दूसरा आ जाइए इसमें खानवा का युद्ध, कुछ जो इसके मेजर युद्ध हैं वो लिख लीजिएगा। दूसरा कौन सा है, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है ना। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ है, 1527 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, राणा सांगा वर्सेस बाबर, राणा सांगा वर्सेस बाबर, ठीक है ना। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ है, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ है। 1528 में इसने एक युद्ध किया था, चंदेरी का युद्ध, इसको एक जगह ही लिख लीजिएगा, चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ है, 1528 में, ठीक है। ये कब हुआ है, 1528 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, मेदिनी राय, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ है। अब आ जाते हैं लास्ट जो है हमारा, वो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1529 में, जिसको घग्घर का युद्ध या घाघरा का युद्ध भी कहते हैं, घाघरा का युद्ध, या फिर इसको घग्घर वॉर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, घग्घर वॉर भी कहा जाता है। ये किसके साथ हुआ था, ये कंबाइंड मिलिट्री ऑफ अफगान एंड बंगाल, अफगान और अफगान और बंगाल के संयुक्त सेना को इसने क्या किया था, हराया था। सेना को पराजित किया था, कंबाइंड मिलिट्री, कंबाइंड मिलिट्री, मिलिट्री ऑफ बंगाल एंड अफगान,
लिख लीजिए इसे। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे जब ये भारत पहुंचा था, तो इसने क्या किए थे, 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है ना। जब ये भारत पहुंचा था तो इसने 4 युद्ध लड़े थे। और कौन कौन से युद्ध लड़े थे? पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। खानवा का युद्ध ये किसके साथ हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा के साथ हुआ था। चंदेरी का युद्ध हम लोग देख रहे हैं किसके साथ हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ है। और घाघरा के युद्ध के बारे में बात करें तो अफगान और बंगाल की संयुक्त सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अफगान और बंगाल की संयुक्त सेना के बीच हम क्या देखते हैं? ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बाबर के ये 4 अभियान थे जिससे इसने क्या किया था? मुगलों को स्थापित किया था। बाबर के ये 4 अभियान थे जिससे इसने क्या किया था? मुगलों को यहां पर स्थापित किया था, ठीक है। मुगलों को, यानी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मुगलों की स्थापना जो है बाबर, ये नहीं अगर आप कह सकते हैं कि बाबर आया तो इसने क्या किया, एक युद्ध किया और भोरे मुगल एस्टेब्लिश हो गए, नहीं। लगभग इसने क्या किया लगातार, और 1530 में तो इसकी मृत्यु ही हो जा रही है। इसकी मृत्यु कब हो जा रही है? इसकी मृत्यु कब हो जा रही है? 1530 में। कब? 1530 में ही वॉज डाइड। ये दोनों युद्ध हार जाता है, ये कोई युद्ध नहीं हारा है इसमें से। हाँ जी सोनी, ये इसमें से कोई भी बैटल नहीं हारा है, ये लगातार जीतता गया है। यही कारण था कि भारत में मुगल क्या हो गए? स्थापित हो गए। बैटल ऑफ पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को हराया, खनवा के बैटल में इसने राणा सांगा को हराया, चंदेरी के युद्ध में इसने मेदिनी राय को हराया, और घग्गर के वॉर में इसने क्या किया? अफगान और बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ये लगातार युद्ध थे जो इसने क्या किया है? इसने लड़ा और साथ में इसने जीता भी। तो ये बाबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसने, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुगल्स जो थे वो एक बार सिर्फ बैटल ऑफ पानीपत से नहीं यहाँ पर स्थापित हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए लगातार क्या करना पड़ा था? युद्ध करना पड़ा था, ठीक है। खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया, किस्सा ओरिजिन अब यहाँ का नहीं था। ये बाबर जो है ना, ओरिजिन के बारे में बात करें तो बाबर यहाँ का नहीं था। कहाँ का था ये बता दे रही हूँ आपको। उस समय पर स्पेशली यहाँ अगर हम लोग देखें इसका, तो ये उस समय पर कहाँ पर रहने वाला था? एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था फरगना, ठीक है। एक छोटा सा नाम राज्य था फरगना प्रांत, अगर आप लोग जानते हैं, वो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक क्षेत्र है। लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। ईरान और अफगानिस्तान का जो सीमांत देश जिसको कह लीजिए, या सीमा प्रांत देश था, एक छोटा सा राज्य था, एक छोटा राज्य था जिसका नाम था फरगना। जिसका नाम क्या था? फरगना, ठीक है। जगह का नाम क्या था? फरगना। डेथ कॉज, हाँ जी रोहन, हाँ ये सभी वॉर इसने जीते हैं। लगातार जो इसने युद्ध किया ये सभी वॉर जीते हैं। डेथ कॉज की अगर बात करें तो लगातार कोई भी अगर इसने युद्ध में अगर इन्वॉल्व होता है तो एक टाइम पे क्या होता है, उनका शरीर ही बाद में क्या हो जाता है, वो कई तरह के जो है प्रॉब्लम आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने मार दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल डेथ जो होती है वो हुई थी, ठीक है। नेचुरल जो डेथ होती है वो हुई थी। और अगर अब बात करें कि बाबर जब यहाँ भारत में एंट्री किया था तो इसने सबसे पहले किस पर अटैक किया था? तो बाजौर का एक किला था, ठीक है ना। बाजौर के किले पर इसका पहला आक्रमण हुआ था। बाद में फिर हम क्या देखते हैं कि इसने पानीपत का युद्ध किया, ठीक है। बाद में हम लोग क्या देखते हैं, इसने पानीपत का युद्ध किया। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था, ठीक है। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। इतना वैसे आता नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है कि उमर शेख मिर्जा। फरगना एक छोटा सा प्रांत था जहां का क्या था, ये रहने वाला था बाबर, हाँ जहां का रहने वाला था ये बाबर, ठीक है। और जब ये गद्दी पर बैठा वहां पे फरगना की गद्दी पे जब ये बैठा तो इसने बादशाह की टाइटल ली थी, यानी ये पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि ली थी। ये बाबर ने क्या किया था, बादशाह की उपाधि ली थी। और उसके अलावा बात करें गाजी का टाइटल भी इसने ही लिया था,
ठीक है ना। इसने क्या किया था, गाजी का टाइटल भी इसी ने लिया था। यहां जाइए, बादशाह की उपाधि क्या की थी, इसी ने ली थी। बादशाह की उपाधि क्या की थी, इसी ने ली थी। ठीक है ना, टाइटल ऑफ बादशाह जो है वो किसने ली थी, इसी के द्वारा ली गई थी। उसके अलावा हम लोग बात करें तो इसने क्या किया था, इसने अपने नाम में गाजी का जो है ना टाइटल लिया था। इसने क्या किया था, गाजी का टाइटल लिया था। यहां पर आते हैं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, यहां पर आ जाइए। इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा गाजी की भी उपाधि ली गई थी। गाजी की उपाधि ली गई थी। ठीक है ना, उपाधि इन द सेंस टाइटल लिया था इसने। टाइटल लिया था इसने किसका, गाजी का। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करें कि जब बाबर ने युद्ध किया था बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसमें कौन सा, क्या कारण रहा था पानीपत का युद्ध जीतने का, कारण क्या रहा था। तो इसमें इसने क्या इस्तेमाल किया था, स्पेशली तुलगाम युद्ध पद्धति इसने किया था। इसने दो प्रोसेस क्या किया था, अपनाया था बैटल ऑफ पानीपत में। तुगलाम इसको बोलते हैं युद्ध पद्धति। ठीक है ना, तो ये कहां से लाया था, ये था उज़्बेकों का स्टाइल हुआ करता है। उज़्बेकिस्तान एक जगह है, आप लोग जानते होंगे, ये उज़्बेक सिस्टम था। ठीक है, ये क्या था, उज़्बेक सिस्टम था। और इसके साथ साथ तोपों को सजाने की विधि, और इसके साथ साथ तोपों को सजाने की विधि, सजाने की उस्मानी विधि, यानी तोप को कैसे सजाना है, इसका एक प्रोसेस हुआ करता था। दैट वाज नोन एज उस्मानी सिस्टम। उस्मानी प्रोसेस इसको बोल सकते हैं। यस, वी कैन से दैट उस्मानी प्रोसेस। इसमें तोपों को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये तोप है, इसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता था उस्मानी प्रोसेस। और ये कौन लेकर आया था, बाबर लेकर आया था। उसके साथ साथ भारत में युद्ध में तोपों का पहली बार इस्तेमाल, यानी कैनन का जो फॉर द फर्स्ट टाइम कैनन वाज यूज्ड बाय बाबर। युद्ध में तोपों का इस्तेमाल, युद्ध में तोपों का इस्तेमाल पहली बार इसी के द्वारा किया गया। पहली बार इसी के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, तोपों का इस्तेमाल, इसका मतलब हुआ कि कैनन, इसको कहते हैं क्या, कैनन। कैनन, ठीक है ना, तो कैनन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कैनन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार क्या किया गया, कैनन का इस्तेमाल इसी के द्वारा किया गया था। पहली बार कैनन का इस्तेमाल क्या किया गया था, इसी के द्वारा किया गया था। उसके अलावा तुजुके बाबरी, अब चूंकि मुगल्स आ गए हैं तो तुजुके बाबरी, इससे ना आपका क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में इससे क्वेश्चन खूब आए हैं। तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो यहां पर आ जाइए, लिख लीजिएगा तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी जो है यह बाबर के द्वारा लिखी गई थी। यह बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाय बाबर के द्वारा लिखी गई थी। अब इसमें आता है ना, कई बार जो बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, जो स्पेशली आपके बीपीएससी में भी अगर आप बात करें भाषा कौन सी लिपि में, तो तुर्की भाषा में इसने लिखी थी। कौन सी भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में, इन टर्किश लैंग्वेज। इसने कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी इसने लिखी है। लिख लीजिएगा इसे। एक चीज और जान लीजिएगा, जब इसकी मृत्यु हुई 1530 में, तो पहले तो इसको आराम बाग, जिसको नूर अफगान बोला जाता है, वहां पर इसे दफनाया गया था। परंतु बाद में इसने क्या था, इसने वसीयत की थी कि अगर मैं मरूं तो मुझे क्या करना, काबुल में तुम लोग दफना देना। तो बाद में इसे क्या किया गया, काबुल में दफनाया गया। ठीक है, नूर अफगान याद रखिएगा। जब इसकी मृत्यु हुई
इसकी मृत्यु की हम लोग बात करें, इसकी मृत्यु जब हुई, इसकी मृत्यु के बाद इसे आराम बाग, आगरा, इसे आराम बाग में दफनाया गया था, दफनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसे फिर इसे काबुल में, कहां पर इसे, फिर इसे काबुल में क्या किया गया, दफनाया गया, ठीक है। पहले इसको क्या किया गया था, इसे हम लोग देखते हैं आराम बाग में दफनाया गया था। फर्स्टली जो हम लोग देखते हैं कि हिज ग्रेव यार्ड वॉज इन आराम बाग या नूर अफगान के नाम से जाना जाता था, बट लेटर बिकॉज ऑफ हिज, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो उसने क्या किया था, वसीयत की थी, तो आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि इसको कहां पर दफनाया गया, इसका जो ग्रेव यार्ड है दैट इज इन काबुल, ठीक है ना। फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, इसे कहां पर, ही वॉज बरीड इन काबुल, इसे काबुल में फिर क्या किया गया, दफनाया गया, ठीक है। चार इसके बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, ठीक है ना, हिंदाल और कामरान, चार बेटे थे इसके, जिसमें हुमायूं से जो रिलेटेड है, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने शेरशाह सूरी के समय आप लोग को बताया भी था कि हुमायूं और शेरशाह सूरी का क्या रहा है, ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है, लिख लीजिएगा इसे, ऑलवेज जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये किसके टाइम पे था, तो स्पेशली हुमायूं के टाइम पीरियड पे था, स्पेशली हुमायूं के टाइम पीरियड पे क्या देखते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, ठीक है ना। स्पेशली ये जो था कॉन्फ्लिक्ट किसके टाइम पर बना रहा, हुमायूं के टाइम पीरियड पे बना रहा। तो इसके बाद जो है थोड़ा बहुत तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को हुमायूं और शेरशाह की जो कहानी थी वो मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि कौन कौन सा युद्ध हुआ था, उसे क्या कीजिएगा, कल देख लीजिएगा। कल ये आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ इसमें ज्यादा रहा नहीं, ठीक है। हाँ जी, ये टॉपिक आप लोग का हो जाएगा। तो ये था बाबर के बारे में। बाबर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, इसमें समस्या नहीं आएगी, इसमें समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आज इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, ओके जी।